नमस्कार, स्वागत है आपका सोच कास्ट में। हमारे यहाँ हर आवाज़ एक कहानी बन जाती है, हर कहानी एक सोच देती है। हमारे यहाँ जो शख्सियत मौजूद हैं वो बेहद खूबसूरत तो हैं ही, साथ ही आत्मविश्वासी, पश्चिमी और साथ साथ प्रेरणा का स्रोत भी हैं। अक्सर देखा होगा आपने, शादी के बाद औरतें किचन और बच्चों तक ही सीमित हो जाती। इसकी ऐसी तैसी मारूं साले की। ऐसे तैसे तो निकल पाया था। What just happened in the flow? वही कर लगा, ऐसे तैसे तो निकल पाया था यार, बिल्कुल खत्म होने के करीब था मैं। चलो फिर से करते हैं। वो एक एक्सीडेंटल थी या शुरुआत से आप बनना चाह रही थी, या आपकी परवरिश उसी तरह से हुई कि आप एक मॉडल ही बनना चाहती थी? मैंने अभी तक किसी भी इंटरव्यू में स्टार्ट कभी नहीं बताया है कि वो शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, आपने शादी के बाद जो वक्त अपने करियर को दिया या दे रही हैं, तभी लगता है कि इस बीच आपने अपने हस्बैंड या अपने बच्चों को वो वक्त नहीं दिया जो उन्हें देना चाहिए थे, वो जो डिजर्व करते थे, वो कहीं ना कहीं मिसिंग रहा। इसकी खला है अंदर? बिल्कुल भी नहीं ना है, और उसे समय भी नहीं। ठीक है, इस पूरी जर्नी में आपको कुछ लगा कि आपने गलत किया जो आपको नहीं करना चाहिए था? हाँ, अभी बहुत कुछ में आपका शायद खुद का क्लोथिंग ब्रांड भी है, बाकी आप कोच भी हैं, आप सिखाते भी हैं, आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं, आप क्या क्या नहीं है और क्या क्या है। तो क्या होगा, उससे पहले भी शायद आपने कोई खिताब जीता था। यस जी। मैंने क्योंकि मुझे वेटेज और लाइमलाइट नहीं देनी है। मेंबर्स बोलने लगे संतूर मामा कह के आपको बुलाते हैं। तो इस स्किन का राज क्या है कि वो 1 घंटा आपका होना चाहिए। अच्छा, जिसमें आप वो 1 घंटा ही बोला ना आपने? 1 घंटा, 24 में से 1 घंटा, 30 घंटे आपके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे सोचकास्ट में, जहां हर आवाज कहानी बन जाती है, हर कहानी एक सोच देती है। हमारे जो शख्सियत मौजूद हैं वो बेहद खूबसूरत तो हैं ही, साथ ही आत्मविश्वासी, संघर्षशील और प्रेरणादायक भी हैं। अक्सर आपने देखा हो, शादी के बाद औरतें किचन और बच्चों तक ही सीमित रह जाती हैं। ये उनके लिए इंस्पिरेशन भी हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक्टर, मॉडल और मिसेस इंडिया 23 अपेक्षा डबरा। अपेक्षा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सोचकास्ट में। थैंक यू वेरी मच दीपक। सबसे पहले जानना चाहूंगा, जो आपकी जर्नी शुरू हुई एज अ मॉडल, वो एक एक्सीडेंटल थी या शुरुआत से आप बनना चाह रही थी, या आपकी परवरिश उसी तरह से हुई कि आप एक मॉडल ही बनना चाहती थी? मैंने अभी तक किसी भी इंटरव्यू में स्टार्ट कभी नहीं बताया है कि वो शुरुआत कैसे हुई। ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने मुझे पैजेंट प्लेटफॉर्म्स पर ही देखा और डिस्कवर किया। लेकिन जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी, तब मैंने पहला मॉडलिंग शूट किया था हिंदुस्तान लीवर के साथ। तब मेरे बाल मेरी कमर से नीचे हुआ करते थे, नेचुरली ग्रोन हेयर थे, विदाउट केमिकल्स, विदाउट डाइज। और तब विंध्या वैली ने मुझे कास्ट किया था, और मेरा पहला जो मुझे चेक मिला था सैलरी, वो 5000 रुपीज़ था। तो कहीं ना कहीं पे वो फीलिंग था कि दिस इज़ अ वेरी गुड इंडस्ट्री, यहाँ पर मैं कॉन्फिडेंस से कैमरा फेस कर सकती हूँ। फिर मैंने ETV में कंपेयरिंग की काफ़ी टाइम, और बाद में ये एहसास हुआ कि इतना ज़्यादा समय नहीं दे सकती। शायद मेरे लिए 24 घंटे कैमरे के सामने रहना और एक पर्टिकुलर मोड में रहना बहुत डिफ़िकल्ट रहेगा, और मैंने वो छोड़ दिया। लेकिन गॉड हैड डिफरेंट प्लान्स, और जब मैं वापस मध्य प्रदेश आई, इंडिया आई, तो पैजेंट्री के वर्ल्ड में एंटर हुई, और तब से मॉडलिंग और पैजेंट्री पैरेलली चलने लगा। नहीं, एक होता है कि कोई लड़की दिखती वैसी नहीं है, लेकिन वो मॉडल करना चाहती है, मॉडलिंग बनना चाहती है, तो उस फील्ड में जाने के लिए उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन आप शुरुआत में जिस तरह से बताया कि आपके हेयर बहुत ज़्यादा थे, आप बनी ही मॉडलिंग के लिए थी। काफ़ी सारे लोग अब यही चीज़ कहते हैं कि अपेक्षा, तुम जो करने के लिए पैदा हुई थी वही फाइनली कर रहे हो। वैसे करने से याद आया, जब मैं आपकी प्रोफाइल दिख रहा, बहुत कुछ कर रही हैं। अभी बहुत कुछ में आपका शायद खुद का क्लोथिंग ब्रांड भी है, बाकी आप कोच भी हैं, आप सिखाते भी हैं, आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं। आप क्या क्या नहीं है और क्या क्या है, वो थोड़ा सा बताएं। और हाँ, अगर आपके कौन कौन से आप अवार्ड अभी तक जीत चुकी हैं, शायद मैं अभी इंट्रो में नहीं बता पाया, वो और बताइएगा। ओके, सो ये सब एक ट्रंक है और उसी की ब्रांचेस हैं। तो एक ओवरऑल पर्सनैलिटी की ज़रूरत होती है। आपका पहला पॉइंट था, मॉडल को एक पर्टिकुलर तरीके से होना चाहिए। तो ये नैरेटिव हमने सेट किया है, इतनी हाइट होनी चाहिए, ऐसा रंग होना चाहिए, इतने लंबे या छोटे बाल होने चाहिए, और उससे बोलना इस तरीके से आना चाहिए। बट ये सारे नैरेटिव्स अब ब्रेक हो रहे हैं। हर टाइप के फीमेल्स कैमरे के सामने आ रहे हैं, और मॉडल आप तब बन सकते हो जब आप में कोई एक एक्स फैक्टर हो या खास बात हो। अगर है तो आप मॉडल बन सकते हैं। कोई आपको 0 फ्रेम में उसके लिए आने की ज़रूरत नहीं है। रही बात मेरी, जो मैं मल्टीपल हैट्स पहनती हूँ, वो इसलिए कि स्कूल टाइम से ही मैं ऑलराउंडर थी। पढ़ाई भी अच्छी कर लेती थी, नेशनल लेवल की टॉपर थी,
बनना डॉक्टर चाहती थी, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई का इंक्लिनेशन रहा ही हमेशा। उसके साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था। तो डिबेट्स, अपनी बातों को बहुत असर्टिव तरीके से रखना विदाउट बीइंग आर्ग्यूमेंटेटिव, ये मैंने बहुत जल्दी सीख लिया था। एंड थैंक्स टू ऑल माई टीचर्स फ्रॉम माई स्कूल, जिन्होंने इस चीज़ को बहुत बढ़ावा दिया। ये पूरी पर्सनैलिटी को एनहांस करने में मदद करते हैं। क्योंकि मैं बायोलॉजी बैकग्राउंड से थी, तो साइकोलॉजी में भी इंक्लिनेशन रहा। तो मैंने अपने बैचलर्स इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, उसमें किया, और माइनर्स मेरे साइकोलॉजी और मैनेजमेंट 2 सब्जेक्ट थे। मास्टर्स मैंने MBA किया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। अगेन इट इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन एसेट्स। एंड देन आई डेल्व्ड इनटू साइकोलॉजी, बिकॉज वो मुझे और बेहतर तरीके से लोगों को जानने, पहचानने, समझने और बेहतर करने में हेल्प करती। ओके, तो आपके पास क्लोथिंग ब्रांड कौन सा है, मतलब अपने बारे में थोड़ा सा बताएं आप। ये क्लोथिंग ब्रांड नहीं है पर से। क्लैड एक मेरा विजन है, क्लोजेट बाय अपेक्षा डबराल। तो ये सस्टेनेबल फैशन की तरफ है। कई बार ऐसा होता है, हम हजारों चाहे लाखों के भी कपड़े खरीद लेते हैं, स्पेशली जो ग्लैमर इंडस्ट्री में है, और फिर उसे दोबारा पहन नहीं पाते क्योंकि वो हर जगह विजिबल हो जाता है। उन कपड़ों का क्या? आप अगर रिसर्च वर्क देखें, इंडिया ही नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड जिस तरीके से कपड़ों के डंप में दबता जा रहा है, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा है। फास्ट मूविंग फैशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो आपको बहुत जल्दी कपड़े लाके दे रही हैं, कम वैल्यूज में लाके दे रही हैं, और हमारे पास कपड़े होर्ड होते जा रहे हैं। एक समय था जब हम वार्डरोब में 2 खाने रहते थे, एक पति का और एक पत्नी का। अब 2 वार्डरोब्स रहते हैं, एक पति का एक पत्नी का, लेकिन उसे पहनते कितने लोग हैं? तो क्लैड एक वो विजन है जो थ्रिफ्ट पे काम करता है। यानी पहने हुए कपड़े मॉडल्स के या सेलिब्रिटीज के जो वो नहीं यूज कर रहे हैं, उनको हम प्रोक्योर करते हैं, उन्हें हम ड्राई क्लीन कराते हैं, उनका क्वालिटी चेक होता है, और फिर उसे बहुत सस्ते प्राइस में हम क्लैड की वेबसाइट पे बेचते हैं। तो अगर कोई लड़की है जो एस्पायरिंग मॉडल है, जो बहुत अच्छी क्लोथिंग पहनना चाह रही है लेकिन उसका बजट अलाउ नहीं करता, तब आप थ्रिफ्ट पे जाते हैं, और ये सस्टेनेबल फैशन है। उस कपड़े की लाइफ बढ़ जाती है, और अंत में जब वो पूरी तरीके से किसी काम का नहीं रहता है, तो उसको वापस लाने का भी एक तरीका हमने इजाद किया है, जो हम बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं, और उसको हम प्रॉपर डंप यार्ड में भेजेंगे, जो कि रिसाइकल होकर बैग्स में कन्वर्ट होगा। तो हम फैशन का जो कचरा है वो कम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। शुरुआती दौर में जब कोई मॉडल बनता है या फिर कोशिश कर रहा होता है, स्पेशली गर्ल्स में, तो कभी पैसे की, कभी फैमिली इशू, मतलब बहुत सारी कठिनाइयों से खुद के स्तर पे ही जूझना पड़ता है, तब जाके वो उस मुकाम तक पहुंच पाता है। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? मॉडलिंग के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ, अपने सपनों को साकार करने के लिए बहुत सारे हर्डल्स आए हैं। मैं कोई बहुत ये नहीं कह सकती कि बहुत वेल टू डू फैमिली को बिलोंग करती थी। सिंपल मिडिल क्लास फैमिली, जहाँ पर हर दिन का बजटिंग होता था, और कुछ भी अगर बजट से बाहर चले जाए उस महीने तो प्रॉब्लम आती थी कि हाउ विल वी मैनेज मोर मनी। अगर कोई बीमार पड़ जाए या सडनली स्कूल में ऐसा कोई एक कॉम्पिटिशन आ जाए जहाँ एक्स्ट्रा अमाउंट देना है, तो सोच में पड़ जाते थे सब लोग। तो उस सर्कमस्टेंस से बाहर निकल कर अपना एक वजूद स्थापित करना, उसमें बहुत समय लगा है। लेकिन मेरी माँ ने मुझे हमेशा स्ट्रेंथ दी है, क्योंकि मैंने उनको खुद एक रोल मॉडल और एक बहुत ब्रेव वुमेन के तौर पर ज़िंदगी के हर मोड़ को बहुत बेहतर तरीके से एड्रेस करते हुए देखा है। जब आप इस दौर में थी, जब आप मिस इंडिया 23 बनने की दौड़ में थी, होड़ में थी, उस दरमियान आपको क्या कुछ ऐसा था जो कि इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता था, फिर आपको पता चला, या फिर ऐसे मोमेंट्स जब आप बहुत हताश हो गई हो कि नहीं मेरे से ये नहीं हो रहा या नहीं हो पा रहा, कुछ ऐसे मोमेंट्स थे? मैं ये नहीं कहूँगी मुझे नहीं पता था, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी नई चीज़ में एंटर होने से पहले एज अ वुमन, स्पेशली एज अ वुमन, आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ एंटर हो रहे हैं। आपके पास वो पूरा नॉलेज होना चाहिए। मेरे पास वो नॉलेज पूरा था। मुझे पता था कि मेरे प्लस पॉइंट्स क्या हैं, और मुझे पता था मुझे किन पॉइंट्स पर और काम करना है। तो मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, ये चारों चीज़ों को मिसेस इंडिया के टाइम बैलेंस करने में बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि बहुत एस्पिरेशंस और होप्स हो जाते हैं लोगों की कि अरे तुम कर लोगी, बिल्कुल सही, तुम तो जीतोगी ही। तो वो एक 0.1% प्रोबेबिलिटी जो होती है कि अगर नहीं जीत पाई तो क्या होगा। उससे पहले भी शायद आपने कोई खिताब जीता था? यस, जी। मैंने एक खिताब जीता था जो रीजनल लेवल पर था, और उसके थ्रू ही मैं मिसेस इंडिया में गई थी। और उस किताब ने मुझे बहुत
इंस्पायर किया, बहुत बेहतर बनने में मदद की। लेकिन कभी कभी आप सोचते हैं कि आपको वो चीज़ चाहिए, लेकिन जब आप उस तक पहुंच जाते हैं तब रियलाइज़ करते हैं कि नहीं, ये चीज़ आपको नहीं चाहिए थी। तो जिस तरह से फैमिली में टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होती हैं, उस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस और एसोसिएशंस में भी होती हैं। आई विल कीप माई साइलेंस, पीस एंड डिस्टेंस, बिकॉज दैट इज़ फॉर माई सेल्फ एंड माई सस्टेनेबिलिटी, एंड देयरफॉर आई ड्रॉप्ड दैट टाइटल, but I very proudly continue to be Mrs. India Empress of the Nation 2023 and Universal Woman India International Social Project winner 2024। इस खिताब के बारे में जितना आपने बताया, बहुत संभल कर बताया, तो मैं भी उसको कोरेदने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि आप भी कुछ खुल के नहीं बोलना चाह रहे थे उसके बारे में, क्योंकि मुझे वेटेज और लाइमलाइट नहीं देनी है। ठीक है, हाँ, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। मेरे थ्रू सिर्फ उन्हें वेटेज और लाइमलाइट मिले जो मेरे वेल विशर्स हैं। बिल्कुल सही है। गृहिणी चूंकि आप हैं, उसके बाद इन सब चीज़ों में कितनी मुश्किलात पैदा हुई और मैनेज आपने कैसे किया ये सब? आप एक ऊंचाई पे चढ़ रहे थे, बाकी आपके घरेलू चीज़ें भी थी। हर एक किसी की मानसिकता हो सकता है, हस्बैंड बहुत अच्छे हो सकते, सास थोड़ी सी अजीब हो या ननद थोड़ी सी अजीब हो, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बच्चे भी होंगे शायद। तो उन सबको मैनेज करना, सबकी बातें सुन के भी अपने गोल पर निगाह टिकाए रखना अर्जुन की तरह, वो कैसे किया आपने? हमेशा ये नहीं कह सकते कि सपोर्ट मिलेगा तो ही कर सकते हैं। वो एक डायनामिक घर में रहता ही है। कहीं पर ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, कहीं पर ओके चले जाओ, अप्रूवल्स आ रहे हैं, लेकिन इन सब के इस जद्दोजहद के बीच में जो एक फोकस होता है कि नहीं ये चीज़ करनी ही है, तो इंसान कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल लेता है, स्पेशली फीमेल्स। और शादी के बाद मेरे लिए आसान हो गया दीपक। शायद मिस कैटेगरी में रहती तो आसान नहीं होता, क्योंकि ये आप कैटेगरी वाइज बोल रहे हैं या चूंकि फैमिली वाइज बोल रहे हैं कि तब हर्डल्स थोड़े से कम हो गए, आपको फैमिली बहुत इतनी अच्छी मिल गई? फैमिली में एक इंसान अच्छा होना बहुत जरूरी है, वो आपका कंपेनियन, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अगर मैं दीपक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपकी वाइफ उस तरह की होनी चाहिए कि जब आप दोनों मिलें तो 100% बना पाए। बिल्कुल सही है। सिमिलरली द केस इज विथ मी। तो मेरे जो बेटर हाफ हैं उनका सपोर्ट हमेशा से रहा है, और जो भी अभी मैं कर पा रही हूँ इट्स बिकॉज ऑफ हिम ओनली। तो आपके ड्रीम्स जो भी रहते हैं उसको फुलफिल करने के लिए हमेशा एक एंकर की ज़रूरत होती है जो आपको हमेशा गाइड करे और एक जगह पर फाउंडेशन बना के रखे। बिल्कुल। तो उस सिचुएशन में मेरे हस्बैंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, जो 3 साल पिछली की अगर हम बात करें जहाँ से मैंने अपना पैजेंट जर्नी शुरू किया था, और अब जब मैं एंटरप्रेन्योर बन गई हूँ, इन सब चीज़ों में उनका बहुत बहुत बड़ा हाथ है। और हमारे डायनामिक्स बहुत अच्छे से मैच हो जाते हैं। हम हिप का जो जॉइंट होता है ना, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, मैं यही एग्जांपल हमेशा देती हूँ क्योंकि वो सबसे अच्छे से समझ में आता है। हिप जॉइंट होता है बॉल और सॉकेट, और वो मूवमेंट तभी देता है जब दोनों साथ में रहते हैं। बिल्कुल सही। ना बॉल अकेला कर सकता है ना सॉकेट। तो रिलेशनशिप स्पेशली मैरिज इज लाइक अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, एंड टुडे you will be giving your 20%, maybe your wife will give 80%. बिल्कुल सही। But tomorrow it will be a 50-50. So it is never a 50-50 relationship. The dynamics will keep changing, और आपको उसके हिसाब से अपनी रिलेशनशिप में एडजस्ट भी करना है और उसे समय भी देना है। ठीक है। इस पूरी जर्नी में आपको कुछ लगा कि आपने गलत किया जो आपको नहीं करना चाहिए था? हाँ, मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ मुझे ना बोलना चाहिए था, अपना फुट डाउन करना चाहिए था, पर मैंने नहीं किया। मैं जो मेरी इनबॉर्न पर्सनैलिटी है वो ऐसी है कि अगर मुझे कुछ गलत दिखता है तो मैं उसके अगेंस्ट वॉइस रेज करती हूँ, हमेशा से, स्कूल टाइम से लेके अभी तक। और मैं सिचुएशन, पैसा और इंसान के सर्कमस्टेंस के हिसाब से अपनी वैल्यूज़ को नहीं बदलती, वो वैसे ही रहते हैं। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशंस आई जहाँ पर ना चाहते हुए मुझे चुप रहना पड़ा, जहाँ ना चाहते हुए भी मैं अपने वॉइस को, अपने ओपिनियंस को नहीं दे पाई, और मैंने सिचुएशंस को एक्सेप्ट कर लिया। तो मुझे लगता है कि अगर मैं ये पहले कर ली थी, जो भी स्टेप्स मैंने अभी लिए हैं, जिस डायरेक्शन में मैं जा रही हूँ, तो शायद मैं अपने लिए थोड़ा समय और बाय कर पाती। बट दूसरी तरफ मुझे ऐसे भी लगता है कि जो होता है वो बेहतरी के लिए होता है। आपके मन का हो तो अच्छा, और ना हो तो और भी अच्छा। बिल्कुल सही है। तो हाँ, कई सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ मुझे अपनी आवाज़ को रखना चाहिए था और नहीं रखा। बट हाँ, लाइफ इज अ लर्निंग। मतलब अब ऐसा लगता है ठीक था जो भी था। हाँ,
नहीं भी किया तब भी ठीक था, अब जो निकल ही गया तो बात ही है। ठीक है, आप जैसे जब आए तो हमारी टीम के कुछ खास मेंबर्स बोलने लगे संतूर मामा कह के आपको बुलाते हैं। तो इस स्किन का राज क्या है, क्या आपका डेली रूटीन है जो थोड़ा सा दर्शकों को बता दो तो इतना कुछ हो पाए उनका। सबसे पहले तो मैं ये नैरेटिव ही बदल दूंगी, क्यों हमें संतूर मॉम बोला जाता है? क्या हम जनरली ऐसे नहीं दिख सकते 30s और 40s में विद अ चाइल्ड? वो अच्छे से रिप्रेजेंट हो जाता है संतूर मॉम के तौर पे। एक नैरेटिव बन गया है कि शादीशुदा महिला जिसके बच्चे हैं वो ऐसे साड़ी का पल्लू यहाँ फंसा कर रखेगी और थोड़ी सी फैली हुई होगी, फैली हुई होगी, उसके बाल बिखरे हुए रहेंगे, वो चिल्ला रही होगी, पूरी डिसोरिएंटेड होगी, ना उसके चेहरे पर मेकअप होगा ना कुछ। बट ये पूरा नैरेटिव बदल गया है। वी आर इन अ वेरी डिफरेंट एरा। और आई थिंक हर महिला घर पर रहकर भी कुछ ना कुछ अपना कर ही रही है। उसे मौका दीजिए, आप जरा बाहर निकलने का मौका दीजिए, वो अपने आप को ग्रूम करके बाहर निकलेगी। तो ये नैरेटिव ही खत्म कर दो। नहीं, बाहर निकलने का मौका तो दीजिए, बिल्कुल आपकी सही बात है। लेकिन अभी हाल ही में कुछ केसेस हुए हैं तो आदमी और डर गया कि थोड़ा बाहर ज्यादा निकलने भी नहीं थे, ब्लू कलर का सीमेंट का तो वो ज्यादा रिस्की हो जाएगा। See, that is definitely something to talk about, but वो पूरा psychology based है, वो हाँ ये तो है, upbringing और mental health related है। It has nothing to do with creating a narrative for a woman. तो yes, skin की बात अगर की जाए तो सबसे important चीज़ है कि आप अपने 10-10 सालों में किस तरीके का न्यूट्रिशन लेते हैं। ये मैंने ऑब्जर्व किया है, एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं बोल सकती हूँ। हम जिस एज से आते हैं, मैं मिलेनियल हूँ, तो उस समय पे हम घर का ही खाना खाते थे, दाल चावल सब्जी रोटी अचार पापड़। सैटरडे संडे अगर पेरेंट्स बहुत खुश हैं तो पकौड़े भी बन जाएंगे और मूंगली का सीरीज चालू हो जाएगा, पोटली बाबा की चालू हो जाएगा एंड ऑल दैट। तो हमारे लिए सैटरडे संडे घर पर ही डिलिशियस फूड बनता था, तो हम बाहर का खाना नहीं खाते थे। वो 10 साल ने मुझे आने वाले 10 साल तक मेरी स्किन को बेटर रखा। कहते भी हैं कि आज जो हम खाते हैं वो हमारी बॉडी में 45 डेज बाद लगता है, ये दिखता है। Absolutely right. नहीं तो अभी आपके चेहरे पे लोगों को क्या डाइट आपने बोला तो क्या ब्रोकली और वो ड्रैगन फ्रूट समथिंग? नो, मैं देसी सीजनल खाने में विश्वास करती हूँ। ऐसा तो नहीं कि वो अचार नहीं खाना, वो ऑयली आई डोंट। नहीं, आप मेरे घर आइए और मैं आपको एक पूरा पंच फोरन तरकारी बना कर दूंगी। प्रॉपर फूड आप लीजिए, बिकॉज स्किन का कोई भी रिलेशन आपके टाइप ऑफ फ्रूट या फूड से नहीं होता। आपका न्यूट्रिशन या डाइट बैलेंस होना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। तो आपको वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल, विटामिन्स ये बराबर क्वांटिटी में मिलने चाहिए। और एक इंडियन थाली में वो बहुत बैलेंस्ड होता है, बहुत बैलेंस्ड होता है। तो स्किन तभी अच्छी रहेगी जब अंदर अच्छी चीजें जाएंगी, अंदर खाना भी अच्छा जाएगा और थॉट्स भी अच्छे जाएंगे। हाँ, ये भी सही बात है, बिल्कुल। जब आप खुश ही नहीं हो तो आप कितनी भी परतें लगा लो, आप फ्रेश दिखोगे ही नहीं। अच्छा, उन औरतों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी जो कि घर में, जैसे कि आपने कहा कि बड़ा इरिटेट हो रही हैं और बड़ा झुंझला रही हैं, बच्चों को संभाल रही हैं, और उन्हें ठीक है बाहर निकल के नहीं सही, पर घर के अंदर भी वो अपने आप को दिमागी तौर पर और शारीरिक तौर पर हेल्दी कैसे रख सकते हैं? 4 एरियाज पे काम करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें सब कुछ इर्द गिर्द रहता है आपके सेल्फ केयर के। 24 घंटे में से मैं मान ही नहीं सकती कि आपके पास आधा 1 घंटा अपने लिए नहीं है। निकालिए किसी भी तरह, और वो सिर्फ आपका होना चाहिए, ना आपके हस्बैंड का, ना उनको रुमाल देने का, ना उनको चाय का प्याला देने का। वो 1 घंटा आपका होना चाहिए। अच्छा, जिसमें आप वो 1 घंटा ही बोला ना आपने? 1 घंटा, 24 में से 1 घंटा, 23 घंटे आपके। कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बाकी के 23 घंटे में आपको सस्टेन करने में बहुत मदद करेगा। आपको पेपर पढ़ना पसंद है, आप वो पढ़िए। साहित्य पढ़ना पसंद है, वो पढ़िए। सिर्फ पौधों को पानी डालना पसंद है, वो करिए। जो चीज़ आपको शांति दे, मेडिटेशन दे, वॉक करना चाहते हैं, या बच्चों के साथ ही टाइम पास करना चाहते हैं, या गॉसिप करना चाहते हैं बाजू वाली महिला के साथ, करें। 1 घंटा अपने आप को जरूर दें। बी योरसेल्फ। आपने शादी के बाद जो वक्त अपने करियर को दिया या दे रही हैं, कभी लगता है कि इस बीच आपने अपने हस्बैंड या अपने बच्चों को वो वक्त नहीं दिया जो उन्हें देना चाहिए थे, वो जो डिजर्व करते थे, वो कहीं ना कहीं मिसिंग रहा? इसकी खला है अंदर? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। बिल्कुल भी नहीं। रीज़न ये है कि प्रेगनेंसी से पहले भी मैं काम करती थी। ठीक है। काम ही कर रही थी। एवर सिंस आई लेफ्ट स्कूल आई वाज वर्किंग। तो मैंने 17.5 से काम करना चालू किया था 27.5 तक। ओके। देन आई हैड माई सन, और मैंने वॉलंटरी चॉइस ली थी कि मैं आई विल बी अ मॉम एट होम, अ होम मेकर। तो
बच्चे के वजह से नहीं, मैं चाह रही थी आई विल एंजॉय माई प्रेगनेंसी एंड फर्स्ट 5 डेवलपमेंटल ईयर्स ऑफ माई चाइल्ड. सो माई लाइफ हैज़ बीन वेरी वेरी वेल प्लान्ड. तो पहले 5 साल मैंने मेरे बच्चे के साथ उसके वैल्यूज़ और उसका बिलीफ सिस्टम डेवलप करने में लगाए, जो कि साइकोलॉजिकली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. 5 साल के बाद मैंने अपनी स्टडीज़ रिफ्रेश की और MBA और साइकोलॉजी की पढ़ाई कंप्लीट की. अब इस समय मैंने बेकिंग भी शुरू की थी. और मैं एक प्रोफेशनल बेकर थी बॉम्बे में. तो रेमो फर्नांडिस जी के घर तक केक्स गए हैं, उस लेवल का काम शुरू हो गया था. बस अच्छी चीज़ ये थी कि बच्चा जब भी चाहे माँ किचन में ही है, कहीं दूर नहीं है. तो 5-6 साल उसमें भी लग गए. हस्बैंड ने मैनेज की चीज़ें, कई सारी चीज़ें मेरे बेटे ने रोल रिवर्सल से सीखी, जहाँ पर मुझे ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ी और वो मेरा मेंटोर बना. तो सब कुछ सही समय पे होता गया. और अब ऐसी सिचुएशन है कि हर एक इंसान अपना काम बहुत बेहतर तरीके से करना जानता है घर में. किसी को किसी के पीछे नहीं पड़ना पड़ता कि भाई आपका ये काम है मुझे करना है, नहीं. अब सबको हमने सेल्फ सफिशिएंट और इंडिपेंडेंट बना के रखा है. अच्छा, इस तरह से सारी चीज़ें मैनेज होती हैं. मतलब इसका मलाल नहीं है कि आपने दिया पूरा टाइम, ये आप कह सकते हैं. बिल्कुल भी नहीं. अक्सर हम देखते हैं कि रीजनल स्तर पर पेजेंट लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें अनाप शनाप फीस होती है, गलत सलत लोग होते हैं, कई लड़कियां उसमें फंस भी जाती हैं. और कई बार ऐसा हमने देखा है, एज अ न्यूज़ के तौर पर ब्लैकमेलिंग का सिलसिला भी शुरू हो जाता है. बहुत सारी चीज़ें, इसके और अंदर जाओगे तो और सारे बहुत ब्लैक होल्स हैं इसमें, जो कि बचना चाहिए उन लोगों से. तो ये क्यों ऐसे होते हैं, क्या इसके पीछे रीज़न है और इनका मकसद क्या रहता है बेसिकली? देखिए, वैसे तो पैजेंट्स नारी सशक्तिकरण के लिए एक प्लेटफॉर्म बना है एक्चुअली. जो है उसकी रियलिटी, लेकिन वो होती नहीं. रियलिटी वही है कि स्पेशली मैरिड महिलाओं को जो अपना समय, जैसे आपने बोला, घर चलाने में, बच्चों की परवरिश करने में दे चुकी हैं, उनको एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पैजेंट्री के थ्रू मिलता है, जिसमें वो अपने टैलेंट्स को, अपनी प्रतिभाओं को शोकेस कर सकती हैं, अपनी एक पहचान बना सकती हैं. बट हर बिजनेस में, क्योंकि पैजेंट्री एक बिजनेस मॉडल ही है, हर बिजनेस में प्लस और माइनस होते हैं, और उसको चलाने वाले का इंटेंशन क्या है उस पर डिपेंड करता है उनकी ब्रांड क्या लेकर आई है. तो कई सारे पैजेंट्स हैं इंडिया में जो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, बहुत ट्रांसपेरेंट हैं, लेकिन कई पैजेंट्स ऐसे भी हैं जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देते और आपको ट्रैप में फंसा देते हैं. फिर आप एक डाउनवर्ड स्पाइरल में चले जाते हैं और वो कुएं में गिरते जाते हैं और बाहर ही नहीं निकल पाते हैं. तो हम पैजेंट्स को तो नहीं रोक सकते, ना ऑर्गेनाइजेशंस को रोक सकते हैं, बट मुझे लगता है कि एक इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेंट बन के अपने आप को एक्सप्लॉइट होने से ज़रूर रोक सकते हैं. कहीं मैंने सुना था, आप ये बोल रहे थे कि ड्रेसेस को पहनने को लेकर कि मुझे अपना क्लीवेज दिखाने में बहुत समय लग गया. ये आपने कुछ ऐसा जिक्र किया. तो एज अ ड्रेस पहनने कोई अंग तो नहीं दिख रहा. आजकल बहुत बॉडी शेमिंग होती है. कभी आपको इस प्रकार का कुछ ऐसा सामना करना पड़ा? लकीली कभी किसी ने मेरे मुंह पर आकर कुछ नहीं बोला. अच्छा, ओके. पीछे बोलते होंगे. देखिए, उसको तो मैं बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकती, बट मैंने जिस भी तरीके के कपड़े पहने, जहाँ जैसा रिक्वायरमेंट था, इसे मैं कहती हूँ सर्कमस्टेंशियल ड्रेसिंग, सिचुएशनल ड्रेसिंग. अगर मुझे किसी मॉडलिंग शो में जाना है जहाँ पर बहुत ग्लिट्स एंड ग्लैम है, तो मैं थोड़ा सा रिवीलिंग कपड़े पहनूंगी. लेकिन अगर मुझे किसी सोशल वर्क के लिए जाना है तो वहाँ मैं सलवार कुर्ते या साड़ी में जाऊँगी. मैं मुख्यमंत्री जी से मिली, उनका इंटरव्यू किया, मैं एक साड़ी पहन कर गई थी, लेकिन मुझे उस साड़ी में भी एक एजी स्टेटमेंट देना था, तो मैंने उसे एक पर्टिकुलर तरीके से स्टाइल किया. तो ये अंडरस्टैंडिंग, ये साइंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ पर क्या पहन रहे हैं और आसपास किस टाइप के लोग रहेंगे. उनकी गलती नहीं है अगर वो बॉडी शैमिंग करते हैं, बोलते हैं. उनका एक्सपोजर ही उतना है, दीपक. देव ओनली सीन दैट एंड देव सीन देयर जनरेशंस बीइंग इन दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट, उसी तरह के कपड़ों में, परिधानों में, उसी आउटलुक में उन्होंने देखा है. तो ये सडनली रेवोल्यूशनरी हो जाता है उनके लिए. तो आप ये ध्यान रखें कि जो जेंट्री के पास आप जा रहे हैं, क्या वो इतनी ओपन है कि आपका क्लीवेज जो है वो टेस्टफुली एक्सेप्ट कर पाए. बिल्कुल सही है. So that is what it is, and yes, it took a very long time for me to understand. It doesn't matter what people say. One has to be very comfortable in what they are wearing and how they are projecting themselves. तो आप अपने आप को किस तरीके से प्रोजेक्ट करते हो, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. बिल्कुल सर. और आज के ज़माने में फिटनेस इज़ द बिगेस्ट फ्लेक्स. आप 200 रुपये का टी शर्ट पहनो या 2 लाख का, लेकिन अगर आप फिट नहीं हैं तो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते. फिट नहीं है तो अच्छा, फिट से याद आया कि कुछ एक्सरसाइज में कुछ ऐसा योगा वो घरेलू कुछ करते हैं आप,
कि जिम वगैरह जाते हैं या फिर कुछ ऐसे प्रोटीन वगैरह कुछ भी लेते हैं? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस पे मैं बहुत लंबा बात कर सकती हूँ, बट आई ट्राई एंड कीप इट जितना छोटा उतना पॉसिबल। ठीक है, छोटे छोटाई रख दो। फिटनेस बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं क्रॉसफिट ट्रेंड हूँ, फंक्शनल ट्रेनिंग मैंने ली हुई है, वेट ट्रेनिंग बहुत करती हूँ, डेडलिफ्ट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, मैराथनर भी हूँ और मैंने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में भी ट्रेनिंग ली है। तो ये सब आपको कहीं ना कहीं सशक्त करने की चीज़ें हैं। एंड बाय फिटनेस आई डू नॉट मीन दैट यू शुड बी वेरी लीन, एकदम पतले, स्टूप्ड चीक्स, या आपके हाथ बिल्कुल पतले मरे हो जाएं, आपका टमी जो है वो पूरा अंदर चला जाए। ये सब अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स हैं, ये नहीं हम अचीव कर सकते। 4 दिन 10 दिन 15 दिन के लिए कर सकते हैं, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होगी। फिटनेस का मतलब है कि आप मेंटली एकदम सशक्त रहें, एकदम स्फूर्ति बनी रहे, आप सुबह से शाम तक वो सारे काम कर पाएं बिना थके हुए, घर आने के बाद आप प्रॉपर मील ले पाएं बिना किसी गिल्ट के, वो फिटनेस है। ठीक है। तो फिट रहने के लिए आई थिंक आपको मेंटल, फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल चारों एरियाज में फिट होना पड़ेगा। ठीक है। कभी ऐसा हुआ है कि आप बाजार में गए हैं तो कुछ लोगों का मुंह ऐसे कुछ रहा हो? बहुत होता है। ऐसे लड़के नहीं, लड़कियां भी बहुत देर तक देखती हैं कभी कभी। अच्छा। तो और एंड आई एम वेरी मच ओके विद इट। अब बहुत आदत होगी तो मैं उनके पास जाकर डू यू वांट अ पिक्चर? हाँ मैम, हमने आपको देखा, तो मैंने कहा प्लीज कम एंड टेक अ। अच्छा, किसी समारोह में, शो में कुछ देने या लेने के लिए कोई सामने सज्जन है और वो इतने खोए हुए हैं कि सर वो देना भी है, कभी आपने कुछ ऐसा याद दिलाया हो? ऐसा मतलब एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं हुआ, बट ये हैंडशेक में बहुत होता है। अच्छा, सर छोड़ना भी है हाथ जब मिलाया जाता है, कई बार हाथ छोड़ते ही नहीं है। अच्छा। तो फिर एक जर्क के साथ उनको हमें इस दरमियान थोड़ा सा ट्विस्ट डालते हैं इसमें। इस दरमियान आपके हस्बैंड आपके साथ हैं, ओके, तो वो थोड़ा सा सहज रहते हैं? बहुत ज्यादा सहज रहते हैं, मतलब अच्छा, वो सोचते होंगे ठीक है अब है तो मेरी। हाँ, है तो मेरी। एक चीज भी हो जाती है, दूसरा अब कहाँ ही चली जाएगी, इतने साल से तो हम साथ ही हैं। एंड वो एक कॉन्फिडेंस रहता है दोनों कंपेनियंस में कि कुछ नहीं होगा, घूम फिर कर आना उसने इधर ही है। बिकॉज हम एक दूसरे को इतना बेहतर बना चुके हैं एक दूसरे के लिए कि हमें तीसरे की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर ब्यूटी को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, हार्मलेस फ्लर्टिंग चल रही है, then that's okay। अच्छा, यही ठीक उल्टा अगर हस्बैंड के साथ हो तो आप जेलस फील करोगे? अभी होने लगा है, क्योंकि वो कॉर्पोरेट में थे बहुत टाइम तक, तो एक पर्टिकुलर लुक में रहते थे। अब आप चूंकि आपके साथ चलना है तो थोड़ा सा, अब क्योंकि वो कोर कैटलिस्ट के डायरेक्टर हैं मेरे साथ, और उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, तो हेयर कट की जरूरत नहीं पड़ती। और एक साउथ के एक्टर हैं, तेलुगु एक्टर, नानी, आई डोंट नो आपने उनकी हिट मूवी देखी है कि नहीं? नाम सुना है। बहुत सारी उनकी बहुत अच्छी मूवीज हैं, दशहरा भी उनकी एक मूवी है। बहुत सिवियर रिजेम्बलेंस है मेरा हस्बैंड का उनके साथ। तो अब ऐसा होता है कि जब हम बॉम्बे, दिल्ली कहीं पर भी होटल चेक इन करने जाते हैं, तो आधे से ज्यादा लोग उनके पास भाग कर आते हैं कि सर अच्छा, हमें तो लगा आप नानी हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा रिजेम्बल करते हैं उससे। तो मुझे एक प्राउड फीलिंग होती है कि मुझसे थोड़ी लाइमलाइट शिफ्ट होकर उनके पास चली गई है। सो आई एक्चुअली सेलिब्रेट इट। मैम, चूंकि आप इतनी इंडस्ट्री में लोगों को देख चुकी हैं, समझ चुकी हैं, इतनी करीब से लोगों को देखा है, समझा है, परखा होगा, उसके बाद एक और लोगों की अपेक्षा आपका थोड़ा दायरा बढ़ गया होगा लोगों को पहचानने का। लोगों की पहचान सही है, गलत है, ये कैसे करें? उसकी टोन से, उसके बॉडी के साइन से कैसे करके ये गलत है, सही है, किस तरह से बॉडी लैंग्वेज को पढ़ें उसकी, या फिर कैसे जान सकते हैं कि वो अच्छा इंसान है या बुरा? अगर इंस्टेंटली पता करना है पहली मुलाकात में या कुछ मोमेंट्स में, ये डिसाइड करने के लिए कि भाई आई वांट टू बी एसोसिएटेड इनके साथ कि नहीं इन द फ्यूचर, तो बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। क्योंकि शब्दों के साथ तो हम मस्ती कर सकते हैं, अपने तरीके से उसे तोड़ मरोड़ सकते हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज हमेशा एक कंटिन्यूस एनर्जी और कम्युनिकेशन देती है, और उसको कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं रहता, क्योंकि वो इनवॉलेंट्री रहती है। तो अगर मैं आपसे खुश नहीं हूँ या हेजिटेट कर रही हूँ कई चीज़ों में, तो मैं आपसे एक थोड़ा डिस्टेंस बना के रखूँगी, मैं फिजिट थोड़ा करूँगी, ऐसे कंफर्टेबली टिक कर नहीं बैठूंगी, अपने आप को समेट लूँगी। तो बॉडी लैंग्वेज अपने आप इनडायरेक्टली बताती रहेगी। लेकिन लॉन्ग टर्म एसोसिएशंस, लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, उनके साथ एसोसिएटेड हैं, उनको कैसे पहचाना जाए, या ये सोचा जाए कि आगे ये हमारे साथ हम काम कर सकते हैं कि नहीं। तो एक ही चीज़ मैंने सीखी है अभी, वो ये है इंटेग्रिटी।
इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है? हम सब लोग कई बार इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इंटेग्रिटी का मतलब होता है कि मैं आज दीपक के बारे में जो बोल रही हूँ वो मैं चैताली से भी वही बात करूँगी और आपके पीठ पीछे भी मैं आपके बारे में वही बात करूँगी। बिल्कुल। एक इंसान की रेप्यूटेशन, वो इंटेग्रिटी है। तो आपसे मैंने कुछ बात की, फिर आपके बारे में किसी और से अलग तरीके से बात की, क्योंकि मुद्दा कुछ और है, मुझे उनसे निकलवाना कुछ और है, तो आप इंटेग्रिटी के बहुत लूज हैं। बिल्कुल। हमेशा ये कोशिश करें जिस भी रिलेशनशिप या एसोसिएशन में हो, ट्रस्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्वास। कितनी भी मेहनत कर लें आप, दिल निकाल के बाहर रख दें, अगर ट्रस्ट नहीं है दो लोगों के बीच में तो आपकी रिलेशनशिप और एसोसिएशन नहीं चलेगी। बिल्कुल। दूसरी चीज़ इंटेग्रिटी, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं, बदतमीज़ी से उस इंसान के बारे में किसी और से बात कर रहे हैं और फिर सामने आकर बहुत अच्छे से बात करें, तो आप इंटेग्रिटी के लूज हैं। जहाँ पर इंटेग्रिटी नहीं, जहाँ पर ट्रस्ट नहीं और जहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं, वहाँ से मैं पीछे हो जाती हूँ। और मुझे लगता है कि ये हर एसोसिएशन में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, चाहे वो आपकी मैरिज हो, चाहे वो आपकी एसोसिएशन हो, चाहे वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो। विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है और इंटेग्रिटी होना बहुत बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो हमें ज्वाइन करने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ अपेक्षा डबराल। आपने सुना किस तरह से इन्हें बखूबी तरीके से अपनी चीज़ों को रखा, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो। साथ ही साथ बहुत सारे टिप्स भी आपको दिए हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में अगर अमल करेंगे और रखेंगे तो शायद आप भी आगे जा सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी ट्रैप में फंसने से भी बच सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।